तो आप सभी का पुनः स्वागत है हमारे चैनल और ऑनलाइन एजुकेशन में। तो इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है पीएन जंक्शन डायोड के बारे में। तो इसके बेसिक एलिमेंट्स के बारे में बताया था कि पीएन जंक्शन होता क्या है, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे होता है और पीएन जंक्शन को कैसे, मतलब जंक्शन जो पी टाइप एन टाइप डोप्ड सेमीकंडक्टर के इंटरफेस पर जो बनता है जंक्शन, डिप्लीशन लेयर जिसको कहते हैं, उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं अथवा ज्यादा कर सकते हैं। और इसके लिए हमने बायसिंग का एग्जांपल लिया था, बायसिंग के बारे में बताया था कि दो तरह की बायसिंग होती है, एक फॉरवर्ड बायसिंग और दूसरा रिवर्स बायसिंग। देन फाइनली हमने एक पीएन जंक्शन डायोड का सिंबल क्या होगा हम लोगों ने उसको स्टडी किया, और इसके बाद एक बहुत ही सिंपल सर्किट फॉरवर्ड और रिवर्स के लिए बिना किसी बैटरी एमीटर वोल्टमीटर के, मतलब सॉरी, बिना रजिस्टर बैटरी तो दिया है हमने, रजिस्टर वोल्टमीटर एमीटर के बिना हमने केवल बैटरी और पीएन जंक्शन डायोड के को लेकर के यहां पर हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है सिंपल सर्किट के बारे में। अभी हम लोग आज के इस लेक्चर में हम लोग पीएन जंक्शन डायोड की कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे। मतलब कि हम लोगों ने पी टाइप सेमीकंडक्टर को देख लिया था, एन टाइप सेमीकंडक्टर को देख लिया था। अब हम लोग क्या करना चाहते हैं कि हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखना चाहते हैं। कैरेक्टरिस्टिक को देखेंगे और कैरेक्टरिस्टिक को देखने के बाद हम लोग सिंपल बात करेंगे इसके एप्लीकेशन पर भी, राइट। तो सबसे पहले हम लोग अगर इसकी कैरेक्टरिस्टिक को देखें तो पीएन जंक्शन डायोड के लिए कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक हम लोग दो टाइप से, दो कंडीशन में फाइंड आउट कर सकते हैं। एक कंडीशन होता है कि जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन हो, दूसरा होता है कि जब रिवर्स बायस्ड कंडीशन हो। तो फॉरवर्ड बायस कंडीशन के लिए हमने बताया था, डिस्कस किया था कि फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, हम लोग पी टाइप को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, एन टाइप को निगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे, और इस प्रकार से हमें फॉरवर्ड बायस मिल जाएगा। इसी तरह से रिवर्स बायसिंग के लिए भी हम लोगों ने डिस्कशन किया हुआ है, आप समझ रहे हैं। रिवर्स बायस कंडीशन के लिए हम लोगों ने क्या कहा था कि पी टाइप को निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और एन टाइप को पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से हम लोग अगर कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पर हमें रिवर्स बायस कंडीशन मिल जाता है। अब इन दोनों ही कंडीशन में होता क्या है, इन दोनों कंडीशन में यह बताया जाता है कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो होती है वो घट जाती है, ठीक है, और रिवर्स बायस कंडीशन में डिप्लीशन लेयर की विड्थ जो है बढ़ जाती है। ओके, तो हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक को डिस्कस करेंगे अभी। ये जो मैंने अभी तक डिस्कस किया वो सब पहले की बातें थी। हम लोग अब जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कि वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। वोल्ट एम्पियर characteristics of PN junction diode। तो सबसे पहले कि वोल्ट एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक्स या इसी को कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड भी कहते हैं, इसको हम लोग कैसे स्टडी करेंगे, कैसे इसको समझेंगे। तो इसके लिए सिंपल सर्किट क्या होगा, इसके लिए सिंपल सर्किट क्या होगा हम तो इसको डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक सर्किट डिजाइन करते हैं। तो जैसा हमने कहा कि पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर को हम लोग दिखाते हैं सिंबल के वाइज, जो है इस प्रकार से दिखाते हैं। ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड होगा, राइट। हमें क्या चाहिए इसमें
करंट कितना फ्लो कर रहा है। देखो वोल्टेज एम्पियर कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि इस वोल्टेज और करंट में क्या रिलेशन है जब आप फॉरवर्ड बायस करोगे, जब आप रिवर्स बायस करोगे। तो हम लोग इसमें क्या करने जा रहे हैं, पहला फॉरवर्ड बायसिंग के लिए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके लिए सर्किट को डिजाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक मिली एमीटर अप्लाई करेंगे, लगाएंगे यहाँ पर मिली एमीटर, और इसको हम लोग पी टाइप ऑफ ये है, पी टर्मिनल है, ये वाला टर्मिनल है, जोड़ दिए। साथ ही साथ हमें इस पीएन जंक्शन डायोड के अक्रॉस वोल्टेज भी चाहिए, तो हम लोग इसके पैरेलल में एक वोल्ट मीटर लगा। देखो कि जब कभी करंट को मेजर करना होता है किसी भी डिवाइस के थ्रू, तो मिली एमीटर को हमेशा सीरीज में लेते हैं और वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लेते हैं। तो हमें करना क्या है, करना यह है कि इस पीएन जंक्शन डायोड के पास कितना करंट फ्लो कर रहा है उसको मेजर करना है कभी, और वोल्टेज कितना इसके क्रॉस है वो मेजर करना है। अब ये जो वोल्टेज इसके क्रॉस है उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक रियोस्टेट का एग्जांपल लेंगे, एग्जांपल का यूज करेंगे। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और यहाँ पर आपको अब चेंज करना होगा एक बैटरी लेकर के, मतलब दिखाना है कि आपको फॉरवर्ड, तो जो फॉरवर्ड रिवर्स की सर्किट को चेंज करना है वो केवल आपको यहीं से करना है। तो जैसे हमने यहाँ पर क्या लिया, एक रियोस्टेट का, यहाँ पर ये बनाने का मतलब क्या है, पोटेंशियल डिवाइडर है, ये पोटेंशियल डिवाइडर है, राइट। अब यहाँ पर एक टर्मिनल को हमने इसको यहाँ कनेक्ट कर दिया और दूसरा टर्मिनल हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या मतलब जरा समझिए कि जैसे देखो अब यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव टर्मिनल, ये वाला नेगेटिव टर्मिनल। अब इस सर्किट को अगर समझे, हम सर्किट को हम समझे अगर केवल, तो जब सर्किट को पहले हम लोग क्या है, सर्किट कैसे ड्रा करेंगे उसको हम लोग देख रहे हैं। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल। ये पॉजिटिव टर्मिनल आप देख सकते हो यहाँ से होते हुए और इस पॉइंट के थ्रू जो है यह इस तरह से चल रहा है, ये और ये वापस नेगेटिव। तो देख सकते हो कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल जो है वह इस कनेक्शन के माध्यम से ये इस तरह से जुड़ा हुआ है और ये पॉजिटिव टर्मिनल से। इसी तरह से इसका एन टर्मिनल, इसकी बात करते हैं हम लोग, ये वाले बात करें तो इसका एन टर्मिनल जो है यहाँ से इस वायर के माध्यम से यहाँ के बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, ठीक। अब कहोगे कि भाई यहाँ से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो जो वोल्टेज ये दिए हुए हो, तो मान लो कि जैसे एग्जाम्पल के हमने कहा 10 वोल्ट और ये 10 सेंटीमीटर लंबा है, तो इसका हर एक सेंटीमीटर एक वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये पॉजिटिव इंड होगा और ये इसका नेगेटिव इंड होगा। तो देख सकते जो पॉजिटिव इधर, नेगेटिव इधर, वही चीज यहाँ पर बनेगा। तो पॉजिटिव इंड नेगेटिव, तो पॉजिटिव से पी और नेगेटिव से एन, मतलब ये हमारी सर्किट फॉरवर्ड बायस करना है। अब इसी को रिवर्स बायस में करना होगा, क्या करना होगा, इस बैटरी की केवल पोलरिटी चेंज, बाकी सबको रहने दीजिए, बैटरी की पोलरिटी को आप चेंज कर दीजिए, ठीक है। अब जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो यहाँ पे, इस क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई कर रहे हो वो वोल्टेज आपको यहाँ से इसके क्रॉस से मिल जाएगा, है ना। तो अब देखो यहाँ रजिस्टर है, वोल्टेज ड्रॉप यहाँ भी होगा, कुछ ड्रॉप इसमें होगा। बात समझिए जरा, जो वोल्टेज आपने यहाँ से अप्लाई किया हुआ है वह वोल्टेज का कुछ हिस्सा यहाँ खर्च होगा, कुछ वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप होगा। तो जो यहाँ पर ड्रॉप होगा उसको यह वोल्ट मीटर मेजर करेगा, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा उसको यह वोल्ट मीटर मेजर नहीं करेगा। हम लोग यहाँ कितना वोल्टेज यहाँ दिया ये रहेगा हमें, इसके क्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ इससे पता चल जाएगा, और इस वाले वोल्ट जो हाई वोल्टेज है हमारा, जो यहाँ पर वोल्टेज है वी इनपुट, इसे कर, ये वी इनपुट को बताएगा, वी इनपुट में से वी को माइनस कर देंगे, इसके क्रॉस वोल्टेज माइनस कर देंगे तो हमें इसके क्रॉस का वोल्टेज मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो एक सर्किट है कि कैसे इसको हमें समझना है, कैसे इसको ऑपरेट करना है, राइट। अब हमको क्या समझना है इसमें कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक को कैसे हम लोग ड्रा करेंगे। तो अब यहीं पर हम रिवर्स वाला भी समझा दे रहे हैं। तो रिवर्स बायसिंग के लिए क्या करना होगा, इसको निगेटिव से जोड़ दोगे आप, इसको निगेटिव टर्मिनल से और इधर पॉजिटिव टर्मिनल से। तो जब ये निगेटिव होगा तो यहाँ पर निगेटिव हो जाएगा, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, राइट। जब ये निगेटिव हो गया तो देखो आपका ये पी टर्मिनल क्या है, निगेटिव से जुड़ा है, एन टर्मिनल पॉजिटिव से जुड़ा हुआ हो गया। तो उस स्थिति में रिवर्स बायस की कंडीशन, रिवर्स बायस कंडीशन की भी सर्किट आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो यह था सर्किट एनालिसिस, फॉरवर्ड बायस, रिवर्स बायस। अब हम लोग इसमें एक चीज की बात करेंगे जिसको बोलेंगे जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज, जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज।
तो जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज का मतलब क्या होता है कि जब हम लोग जैसे यहां पर हम लोग अगर एक की को लगा लेते हैं, जैसे यहां पर एक की लगा लेते हैं और ये होता है इस प्रकार से, देख रहे हैं? यहां पर हमने की को अप्लाई कर दिया, ये की हो गया हमारा। तो जब की ओपन है, मतलब ये खुला हुआ है, इसका मतलब सर्किट ब्रोकन है। जब सर्किट ब्रोकन है तो उस स्थिति में यहां पर एक्सटर्नल वोल्टेज जो वी आई की वैल्यू क्या हो गया, वो जीरो हो। इनपुट वोल्टेज या मतलब जब ये सर्किट ही ओपन हो गई तो इसके दोनों इंड के क्रॉस जो वोल्टेज है वो क्या हो गया है, वह जीरो हो गया है। तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नल वोल्टेज, जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज। तो उस स्थिति में क्या होगा, क्योंकि यहां पर पीएन जंक्शन बना होगा पी टाइप एन टाइप रीजन के बीच में, तो जो इसके क्रॉस पीएन जंक्शन के क्रॉस जो वोल्टेज होगा मींस बैरियर पोटेंशियल होगा, वह करंट को करने को अलाउ नहीं करेगा। तो इस तरीके से सर्किट करंट की वैल्यू भी क्या होगी, जीरो होगी। सर्किट करंट की वैल्यू क्या होगी, जीरो हो जाएगी। मींस जब एक्सटर्नल वोल्टेज मींस जो आपका ये जो अप्लाई कर रहे हो बैटरी के माध्यम से, बायसिंग बैटरी को, बायसिंग वोल्टेज को जीरो कर दोगे, अवस्था में इसमें करंट की वैल्यू जीरो रहेगी, राइट? तो यह है जीरो एक्सटर्नल वोल्टेज। नाउ व्हाट हैपन व्हेन की इज कनेक्टेड, जब की को कनेक्ट कर दी तो उस स्थिति में क्या वी आई जीरो नहीं रह गया, वी आई की वैल्यू क्या होगी, जितना ये हाई, देखो अगर इस टॉप एंड पर इसको इस एरो को हम लोग टॉप एंड पर यहां लगा दें तो जो वोल्टेज यहां आप दिए हो वही वोल्टेज इसके क्रॉस मिलेगा, ठीक है? तो हम लोग इसकी कैरेक्टरिस्टिक कर्व को ड्रा कर लें अगर, और इसके बाद देन हम लोग उसके फीचर को समझें कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो कैरेक्टरिस्टिक कर्व के लिए हम लोग एक ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं और ध्यान समझिए इसको। इस एक्सिस पर वोल्ट वोल्ट और इधर फॉरवर्ड, इधर करंट हो गया आई की वैल्यू, ये मिली एम्पियर में, ये वोल्ट को वी को दिया वोल्ट में है, इधर करंट है। फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग ड्रा करें कि फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक कैसे होगा, फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक के लिए कुछ इस प्रकार से बताया जाता है। ये फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक होगा, स्मूथ हैंड हो रही है इस तरह से। तो अब क्या देख रहे हो कि जब स्टार्टिंग की हम बात करते हैं, अब हम लोग वन बाय वन एनालिसिस पार्ट को शुरू करते हैं कि क्या होने जा रहा है। तो हमने कहा कि जब हमारा एक्सटर्नल वोल्टेज, मतलब हम लोग इस पॉइंट ओ पर है, जरा समझिए इस पॉइंट ओ पर, तो मींस व्हेन एक्सटर्नल वोल्टेज इज जीरो, एक्सटर्नल वोल्टेज का मतलब बायसिंग वोल्टेज जीरो, बायसिंग वोल्टेज का मतलब जीरो होने का मतलब कि यह की ओपन है, की हमारी ओपन है। तो जब की ओपन होगा तो उस केस में करंट की वैल्यू भी जीरो है, इसलिए आपको इसी पॉइंट पर ये दिख रहा है। अब क्या हो रहा है कि आप देख सकते हो कि आप यहां से, जैसे इस पॉइंट पर हम बात कर लेते हैं और पॉइंट पर बात कर लेते हैं, तो आप क्या देख रहे हो, यहां से यहां के बीच में अगर हम इसको यहां से यहां की, मतलब इस पॉइंट से और इसको ओ, इसको पी पॉइंट कह लेते हैं, तो ओ से पी के लिए देखें तो वोल्टेज में चेंजेस ज्यादा दिख रहा है। और अगर इसको हम क्यू पॉइंट कह लेते हैं तो ओ से पी के लिए वोल्टेज ज्यादा चेंज हुआ है, जबकि करंट में चेंज देखें तो पी से क्यू बहुत ही कम हुआ है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? और क्यू क्यू पॉइंट जो है हमारा एक स्पेसिफिक पॉइंट है ना? तो अब इसका कारण क्या है कि क्यों ऐसा हो रहा है कर्व में कि ओ से पी के लिए, मतलब इस कैरेक्टरिस्टिक कर्व को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर दिए हैं, एक पी और एक बियॉन्ड पी, पी के आगे। तो आप क्या देखो, जैसे हम लोग उदाहरण के रूप में ले कि मान लो हम यहां मिला लेते हैं एक पॉइंट को, क्यू डैश कह लेते हैं। तो आप क्या देख रहे हो, ओ से पी में जब मैंने वोल्टेज में चेंज किया, वोल्टेज चेंज करने का मतलब कि हम लोगों ने इसके क्रॉस का वोल्टेज
हम इस V की बात कर रहे हैं, अब नहीं, जो भी अप्लाई किए हो इसके क्रॉस वोल्टेज जो हम बढ़ाते जा रहे हैं। तो देख रहे हो आप कि जब O से P में वोल्टेज में ज्यादा चेंजेस किया, करंट में मामूली चेंज हुआ है। लेकिन अगर हम P से इस P डैश की बात कर रहे हैं तो वोल्टेज में स्मॉल चेंज किया लेकिन करंट बहुत ज्यादा चेंज हो गया। देख सकते हो आप कि अगर इसको आगे बढ़ा दें तो इसको P डबल डैश कह दें, तो हमने वोल्टेज में चेंज किया P से P डैश जो कि बहुत ही कम दिख रहा है ग्राफ के वाइज, और करंट में देखा जाए तो P डबल डैश से Q डैश तक करंट चेंज हुआ। अब इसके पीछे रीजन क्या है, क्यों ऐसा हुआ, तो अब इसको बहुत ही सिंपल वे में समझ सकते हो। देखो है क्या कि जैसा बताया गया था कि हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड होगा और इसके दोनों साइड एक लेयर बना है और इस लेयर को ही हम लोग डिप्लीशन ले रहे थे, ऐसा बताया गया। तो हुआ क्या था कि इधर पी रीजन था, इधर एन रीजन था। पॉजिटिव टर्मिनल से जैसे ही इसको इस रीजन को आप कनेक्ट किए और इसको निगेटिव से दिखा दिए, तो जैसे ही पॉजिटिव से किए तो जब पहला फ्रैक्शन जब चार्ज का यहां से गया होगा पॉजिटिव, तो मान लो कि जैसे हम लोग ये कहें कि ये मेरा सिलिकॉन का है या जर्मेनियम का है, तो सपोज करें कि हमने कहा कि 0.7 वोल्ट का ये बैरियर है, 0.7 वोल्ट का ये बैरियर है और इस बैरियर की डायरेक्शन किधर है, से इधर की तरफ। तो मतलब इस बैरियर को एक बैटरी से रिप्लेस कर दे तो 0.7 वोल्ट की एक बैटरी होती जिसका एन इंड जो होता है वो क्या पॉजिटिव टर्मिनल होता और पी इंड नेगेटिव होता, ऐसे होता ये करने बाद। तो अभी क्या है यहां पर कि जैसे ही वोल्टेज को अप्लाई किया तो अभी बैरियर तो काफी स्ट्रांग है यहां पर, तो करंट को परमिट नहीं कर रहा कि इधर से इधर चार्ज कैरियर का ट्रांसमिशन हो, तो करंट की वैल्यू स्मॉल। लेकिन जैसे जैसे ये बैटरी से ये चार्ज जो है, जैसे आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग पढ़ते हैं उसी वे में अगर लिया जाए इसको, तो जैसे जैसे ये चार्जेस यहां पर इकट्ठा होना शुरू होते हैं तो ये बैरियर जो है रिड्यूस होना प्रारंभ हो जाता है। चलिए, तो अब क्या हुआ कि जैसे जैसे बैरियर की स्ट्रेंथ रिड्यूस होगी तो यहाँ के जो चार्ज कैरियर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी बढ़ने लगती है एक से दूसरे साइड में जाने की, और जैसे ही पॉइंट पर पहुंचते हैं मींस इसके क्रॉस का जो वोल्टेज हमने दिया इस बैटरी के कारण, तो सोच कि यह भी 0.7 के रेंज तक पहुंच गया इस बैटरी के कारण। तो 0.7 वोल्ट की रेंज तक जैसे ही पहुंचा तो ये बैरियर पूरा एलिमिनेट हो जाएगा। अब अगर थोड़ा सा भी वोल्ट परिवर्तन हुआ तो अब सभी जो चार्ज कैरियर्स यहाँ उपलब्ध है उस सभी को मोस्ट फेवरेबल कंडीशन मिलने लगेगा तेजी से इधर जाने के लिए या इधर से इधर आने के लिए। तो इस प्रकार से O से P तक के लिए रीजन में, और इसी को हम वोल्टेज को ही जो O से P का वोल्टेज है इसी को हम इस रीजन को अगर ऐसे दिखा दें तो इसी को बोलते हैं बैरियर वोल्टेज, पोटेंशियल भी कह लेते हैं इसको। तो मीन्स इतना वोल्टेज जैसे ही अप्लाई कर दिया ये बैरियर एलिमिनेट हो गया। नाउ इलेक्ट्रॉन ऑफ n region and holes of p region are free to move from p region to n region and region to p region. So current will increase very rapidly for small change in passing voltage. अब 0.7 के ऊपर थोड़ा सा भी चेंज करते हो तो करंट में बहुत ही तेजी से परिवर्तन होगा। ये था इसका फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, तो O से P इसमें आप देख सकते हो कि O से P क्या था, O से P के बीच में आपका लार्ज वोल्टेज चेंज था, स्मॉल करंट चेंज था। दिस इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बैरियर एट द जंक्शन ऑफ P एंड N रीजन।
right? And for P to P dash, there is a small change in voltage, and for this small change in voltage, the change in current is very large, means from P double dash to Q dash, and this happens due to the elimination of this potential barrier at the junction of P and N region. Means when this barrier is eliminated completely from the junction of P and N region, then all the charge carriers, means holes of P region or electrons of N region, are fully allowed to cross from one side to the other side. So the current will flow rapidly, and this is forward characteristic. अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक के लिए कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है। अब देखो अब इसी चीज में क्या होता है, एग्जामिनेशंस में जैसे पूछा था कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होगा, तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस को भी हम लोग डिस्कस करते हैं इसी में। फॉरवर्ड रेजिस्टेंस कैसे निकालेंगे, समझ में आ गया है कि नहीं? ये सब बातें समझ में आ तो ठीक, तो बात नहीं, तो बस यही हटाना है। अब हम लोग इस पर फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की बात करेंगे कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या होता है की बात करेंगे। तो देखो एग्जामिनेशन में ऐसे ही क्या होता है कि इस एंड पर जो आप देख रहे हो, इस एक्स एक्सिस पर वोल्टेज का कुछ पैरामीटर्स होंगे, वैल्यू भी दी जाती है, डिजिट भी दी जाती है, वह जिसे 0.7, 0.5, 0.8 ऐसे दे दिया जाएगा। इस वाई एक्सिस पर करंट को तो यह भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू दी जाएंगी, इसी पर मींस पॉइंट्स दिए जाएंगे। और पूछा था कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस करो। सपोज कि आपके पास 2 पॉइंट्स है ग्राफ में, जैसे हम लोग अगर इसको ग्राफ वाइज डिवाइड कर लें ऐसे तरह से, मान लो ये ग्राफ पेपर पर पिक्चर में एग्जाम में ऐसे आपको दिया हो, है ना, तो ये क्या हो गया इस तरह से ऐसे दिया हुआ ग्राफ पेपर है आपका। तो आप क्या करोगे कि जैसे मान लो ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर करंट की वैल्यू दिया गया है, इस पॉइंट पर वोल्टेज की वैल्यू दिया गया है। ऐसे कोई दूसरा पॉइंट सेलेक्ट करिए जहां पर दोनों एग्जैक्टली दिए गए, मतलब देखो यहां पर कट कर रहा है ना, हम इसको दे सकते थे, लेकिन इसके लिए आप इस पॉइंट पर आपको करंट नहीं पूरा वोल्टेज भी नहीं मिलेगा, तो आपको प्रीफर वो पॉइंट करना चाहिए जिस पॉइंट पर वोल्टेज करंट डिफाइंड हो और वही पॉइंट आपके करो पर भी हो। ये पॉइंट को प्रीफर करना चाहिए हमेशा, है ना। कभी बीच वाला पॉइंट नहीं, जैसे मान लो कि हम यहाँ पर ले भी लेंगे तो क्या हो, वोल्टेज में एरर आएगा, करंट में एरर आएगा। तो हम लोग प्रीफर किए, इस पॉइंट को प्रीफर किए क्योंकि यह इस पॉइंट से कट करते हुए मेरे कर्व जा रही है, और इस पॉइंट को। तो यहाँ पर कि V2 दिया गया था वोल्टेज I1, और यहाँ पर करंट I1 और इस वाले पर करंट I2। तो फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस जो हो जाएगा, तो चेंज इन वोल्टेज V2 माइनस, और V2 के कारण क्या था I2 माइनस I1। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। जब फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू को निकालेंगे तो ये कम आएगा, कम होगा ये। क्यों कम होगा, क्योंकि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ज्यादा नहीं होगी। इसलिए ज्यादा नहीं होगी क्योंकि उस केस में फॉरवर्ड की बायस कंडीशन में बैरियर पर जो जंक्शन पर बैरियर बना था वो एलिमिनेट हो चुका है, और एलिमिनेट होने के कारण वहां का रेजिस्टेंस निग्लिबल है, स्मॉल है, तभी तो इलेक्ट्रॉन होल्स एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया आपका फॉरवर्ड रेजिस्टेंस। अब जो दूसरा पार्ट महत्वपूर्ण है वह है रिवर्स बायस कंडीशन। अब रिवर्स बायस कंडीशन क्या होता है, रिवर्स बायस कंडीशन क्या होगा, है ना। तो रिवर्स बायस कंडीशन को भी हमको समझना है। तो रिवर्स बायस कंडीशन क्या होगा, पहले तो हम लोग सर्किट को समझते हैं अपने। रिवर्स बायस कंडीशन की जब बात की जाएगी तो यहां पर हो जाएगा, ये इसको हटा देते हैं और इसको हटा देते हैं। देखो रिवर्स बायस चेंज कर लेता हूं इसको, 1 मिनट लगेगा बस। तो ये आपका की हो गया,
और रिवर्स बायस कंडीशन में इसको नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी और ये पॉजिटिव बैटरी, इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ओवरराइड थोड़ा हो गया है, बट कोई बात नहीं। यहाँ पर आपका ये नेगेटिव इंड है, ये पॉजिटिव इंड है। अगर ये नेगेटिव है तो ये वाला नेगेटिव इंड होगा, ये पॉजिटिव। आप देख सकते हो कि यहाँ से आपका पी रीजन देख रहा है नेगेटिव से जुड़ा है और एन रीजन वाला सीधे यहाँ से नेगेटिव से जुड़ा है। तो इसका मतलब कि यह अब जो है यह रिवर्स बायस कंडीशन की सर्किट हो, रिवर्स बायसिंग हो गई। अब रिवर्स बायसिंग हो गई तो रिवर्स बायसिंग में आपको पता ही है कि विथ डिप्लीशन लेयर इंक्रीज करता जाता है। जब विथ आप डिप्लीशन इंक्रीज करेगा तो मतलब कि जैसे जैसे रिवर्स बायस वोल्टेज को आप बढ़ाते जा रहे हो तो आप डिप्लीशन लेयर बढ़ता जाएगा। कर्व हमें कुछ इस प्रकार से मिलेगा। इस वोल्टेज को हम लोग कहते हैं ब्रेक डाउन वोल्टेज, ब्रेक डाउन वोल्टेज। ठीक है, तो ये क्या है देखो, तो हम लोग वोल्टेज क्या, देखो यहाँ पर ये पॉजिटिव साइड था, ये उसका निगेटिव साइड है। इस साइड में बनाने का मतलब ये निगेटिव साइड है। अब देखो जब आप प्रैक्टिकल कर रहे होते हो तो फॉरवर्ड वोल्टेज जो होता है वो तो वोल्ट में होगा, करंट जो होता है मिली एम्पियर में होती है। जब रिवर्स बायस की हम बात करते हैं तो रिवर्स बायस में एक्चुअली करंट कैसे मिलती है, देखो यह भी है कि रिवर्स बायस में करंट मिलता है तो हम लोग एक ही ग्राफ पर इसको दिखा तो लेते हैं, लेकिन इसका जो एक टेक्निकल पॉइंट है, इसका टेक्निकल पॉइंट जी लॉजिकल वे में देखो। अब तो देखिए अब क्या है यहाँ पर कि हमारा ये पीएन जंक्शन डायोड है, ये हमारा विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर दिख रहा है, ये का पी रीजन है, ये रीजन है। यहाँ मेजॉरिटी क्या है, होल्स, माइनॉरिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन्स। तो मेजॉरिटी में होल्स है और माइनॉरिटी में इलेक्ट्रॉन्स है, एक या दो दिखा दिए और इधर माइनॉरिटी में, राइट। तो देखो क्या है कि जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर का विथ बढ़ता जाएगा तो एक चीज बहुत ही महत्वपूर्ण है समझने के लिए, और इसको हम लोग अगर समझने की कोशिश करें एक बड़े फ्रेश फिगर से तो हमको ज्यादा समझ में आएगा। देखो हमारे पास क्या है, एक पी रीजन है और एक एन है, और जैसा आप लोग को बताया गया था कि यहाँ पर एक डिप्लीशन लेयर होगा, वो भी हम बना लेते हैं। यह एन है, यह पी रीजन है। यह एक इलेक्ट्रॉन को जब इसका इलेक्ट्रॉन चला गया है तो यहाँ पर पॉजिटिव आयन इस जंक्शन के क्रॉस है, और इधर साइड और इधर क्या है, तो पॉजिटिव डोनर आयंस आपको दिख रहे हैं ये, और इलेक्ट्रॉन्स भी है। तो ये जो आप भी मैं दिखा रहा हूं ये ब्लैक कलर से, ये जो ऑब्जर्व हो रहा है ये एक्चुअली में क्या है, ये वो एटम्स है जो डोप्ड एटम है, छोटी एटम्स है। ऐसे ही अगर हम इस साइड की बात करें तो इधर साइड में क्या होता है, निगेटिव एक्सेप्टर आयंस, एन रीजन वाले। ये निगेटिव एक्सेप्टर आयन का मतलब कि यह आपका न्यूक्लियस और ये उसका होल्स। तो हमने इस तरह से दिखा लिया। तो अभी जो यहाँ फिगर में देख रहे हो ये साइन के साथ एक सर्किल, सभी के सभी क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, डोप्ड एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यही आपका डिप्लीशन लेयर हो गया, दिस इज डिप्लीशन बैरियर पोटेंशियल, इसी क्रॉस वोल्टेज बैरियर पोटेंशियल। तो बैरियर पोटेंशियल देखो इधर पॉजिटिव बन रहा है, इधर निगेटिव बन रहा है, तो ये बैरियर पोटेंशियल भी है। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि बैरियर की जो फील्ड की डायरेक्शन है वह है एन रीजन से पी रीजन की तरफ। तो आप क्या कहोगे कि होल्स जो है फील्ड के अलावा चलना चाहते हैं, ये जा नहीं सकते, इलेक्ट्रॉन फील्ड के अंगेज चलते हैं, ये भी नहीं जा सकते। लेकिन माइनॉरिटी करियर के बारे में सोचिए, यहां पर जब टेम्परेचर रेज करेगा, जब बढ़ेगा, तो उसके कारण क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे। तो एग्जांपल के तौर पर मान लिया जाए कि 10 इसमें 5 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो गए, हमने 5 इलेक्ट्रॉन दिखा दिया, 4 5, तो 5 होल्स भी प्रोड्यूस हो होंगे इसमें।
तो ये होल्स और ये होल्स मिलकर के एक यूनिफॉर्म सिस्टम तैयार कर लेंगे, मतलब दोनों में कोई अंतर नहीं है। लेकिन ये 5 इलेक्ट्रॉन मौजूद है ना यहां पर। वैसे ही इस यन रीजन में अगर हम बात कर लेते हैं, तो यन रीजन में क्या हो रहा है कि यन रीजन में 5 होल्स क्रिएट होंगे, तो 5 इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे। ये 5 इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के साथ मैच कर जाएंगे। मतलब जिसे आपको याद होगा, मैंने थ्योरी में डिस्कस किया था जब हम लोग इसके कंसंट्रेशन की बात कर रहे थे। तो कंसंट्रेशन में क्या बता रहे थे, कंडक्शन बैंड में यन रीजन के कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन कहां से आएंगे, तो एक तो जो डोनर एटम के इलेक्ट्रॉन है वो आएंगे, और एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर जब क्रिएट हुआ था वो भी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। लेकिन ये होल्स जो आपको दिख रहे हैं, तो अब इन इलेक्ट्रॉन देखो, अब चाहे इस डोनर एटम का इलेक्ट्रॉन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन जो प्रोड्यूस हुआ है थर्मल एनर्जी का, वो सभी के सभी बैरियर के कारण ए एन से पी रीजन में नहीं जा पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के अगेंस्ट चलते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन कहां से आए इसे कोई मैटर नहीं है। उसी तरह से ये होल्स जो एक्स्ट्रा आपको दिख रहे हैं, और ये जो आपको एक दूसरे कलर के होल्स जो एक्सेप्टर आयन के साथ है, ये होल्स भी इस पी से एन नहीं जा सकते हैं। क्यों नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके अगेंस्ट फील्ड लगी हुई है। तो इसका मतलब कि जो मेजॉरिटी कैरियर्स हैं, मींस होल्स फ्रॉम पी रीजन एंड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन रीजन, उनके लिए जो बैरियर है उनको एक स्टॉपर की तरह काम कर रहा है, उनको अलाउ नहीं करेगा। लेकिन यहां पर देखिए, अब अगर ये मेजॉरिटी कैरियर के लिए जो बैरियर आपका बना है वो अगर अपोज कर रहा है, अगर मेजॉरिटी कैरियर अपोज हो रहा है अगर, तो वहीं पर इस जरा माइनॉरिटी कैरियर के बारे में सोचिए। हमने अभी क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन हमेशा फील्ड के अगेंस्ट चलते हैं, तो है तो लगा यहां पर बैरियर वोल्टेज जो बना है जंक्शन पर, वह एन से पी रीजन की तरफ बना है, और इलेक्ट्रॉन किधर है, माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन किधर है, पी रीजन में। इनके लिए फेवरेबल कंडीशन है, ये तो जाना चाहेंगे इधर। वैसे ही जो माइनॉरिटी होल्स हैं एन रीजन के, वो जाना चाहते हैं अगर पी रीजन में, तो वो भी जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए फील्ड सपोर्ट कर रहा है। तो मींस जो बैरियर डिप्लीशन लेयर के कारण जो बैरियर बना है जंक्शन पर, जिसको बैरियर पोटेंशियल कहते हैं, यह बैरियर जो है माइनॉरिटी कैरियर को तो फेवर कर रहा है, मेजॉरिटी कैरियर को ही केवल अपोज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, माइनॉरिटी कैरियर को केवल अपोज कर रहा है, सॉरी मेजॉरिटी को अपोज कर रहा है और माइनॉरिटी को सपोर्ट कर रहा है, चाहे वो माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन हो चाहे माइनॉरिटी होल्स हो। इसका मतलब हुआ कि जैसे जैसे डिप्लीशन लेयर का विड्थ बढ़ता जाएगा, वो माइनॉरिटी कैरियर को और सपोर्ट करते जाएगा। बात समझ रहे हैं? तो इस तरह से, अच्छा, इस माइनॉरिटी कैरियर की अगर हम बात करें, तो हमने बताया था करंट के बारे में, जब पहले अर्ली डिस्कशन किया था उसमें हमने डिस्कस किया था कि माइनॉरिटी कैरियर के कारण जो करंट का कंट्रीब्यूशन होता है वो माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर का होता है, और जब मेजॉरिटी के कारण हम बात करेंगे तो मिली एम्पियर के ऑर्डर का होता है। तो इस कर्व पर, इस ग्राफ पर अगर हम लोग देखें, तो इधर की तरफ अगर मिली एम्पियर दिए हैं, तो इधर की तरफ माइक्रो एम्पियर होगा, और ये वोल्टेज रहेगा। अब समझिए, तो जब हम ग्राफ प्लॉट करते हैं तो बहुत उल्टा सीधा मिलने लगता है। क्यों? क्योंकि हम लोग को जब दोनों एक्सिस पर, जैसे प्रैक्टिस के दौरान हमने देखा है ऐसा कि बच्चे करते हैं कि इसी पर ग्राफ प्लॉट कर देंगे, तो इधर तो मिली एम्पियर मेजर किए हुए, तो इधर का सब जो एक ही पॉइंट पर कन्वर्ज कर जाता है, मतलब भाई 10 के पावर 3 स्केल इधर कम हो जाएगा, तो ये सभी लाइन दिखेगी, सभी एक ही पॉइंट पर दिखने लगेगा। तो बच्चों का ग्राफ क्या दिखता है, इस तरह से ग्राफ ये बनेगा, और ये पॉइंट इसी पर कन्वर्ज कर गया, खत्म हो गया, वो समझ में नहीं आता। तो इसका कारण ही है कि करंट में चेंजेस होता है। वोल्टेज इधर तो ठीक है इस एक्सिस पर, लेकिन इधर एक्सिस पर जीओ मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस पर मिली एम्पियर वोल्टेज करंट होगा, और नेगेटिव एक्सिस पर माइक्रो एम्पियर करंट होगा, तब जाके ग्राफ आपको स्पष्ट वही दिखेगा जो कि किताबों में दिखती है। राइट, चलिए, तो हमने कहा कि यहां से जब हम पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अब इस वो पॉइंट से, तो जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज हम बढ़ाते जाते हैं, मतलब अभी आप देख रहे हो यहाँ पर, जैसे जैसे यह एरो है ऊपर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, तो इसके क्रॉस रिवर्स वोल्टेज बढ़ेगा, और जैसे जैसे इस एरो को नीचे की तरफ ले आएंगे, तो यह रिवर्स वोल्टेज उतना इसके क्रॉस होता जाएगा। तो हम लोग रिवर्स वोल्टेज को बढ़ा रहे हैं, मींस वी आई की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, मींस एरो जो है, सॉरी ये पॉजिटिव एरो जो है निगेटिव की तरफ जा रही है। तो उस स्थिति में क्या होगा, वैसे ही में अगर हम बात करें, जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ाते जा रहे हैं, रिवर्स करंट में बहुत ही मामूली चेंज हो रहा है। मींस जो पी और एन रीजन के जो बॉन्ड्स हैं, कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं, उनमें ब्रेक जो होने की संभावना है बहुत कम है, और थोड़े थोड़े ब्रेक हो रहे हैं। जैसे जैसे ब्रेक हो रहे हैं, तो डिप्लीशन लेयर के प्रभाव के कारण, चूंकि डिप्लीशन लेयर पर जो फील्ड क्रिएट हुआ है, वह क्या कर रहा है,
वह उन माइनॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स को सपोर्ट कर रहा है कि आप भाई एक रीजन से दूसरे रीजन में जा सकते हैं, हम आपका कोई विरोध नहीं करेंगे। तो वो इलेक्ट्रॉन और होल्स जो है क्रॉस तो कर रहे हैं, और चूंकि उनकी संख्या कम है इसलिए उनका करंट का कंट्रीब्यूशन भी बहुत कम आ रहा है। लेकिन जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज को हम बढ़ाते जाते हैं तो एक संभावना बनती है कि वहां पर तेजी से सभी के सभी इलेक्ट्रॉन मतलब कोवेलेंट बॉन्ड्स है वो ब्रेक करना, तेजी सडनली चेंज करना, और इसको हम ब्रेकडाउन वोल्टेज कहते हैं। तो ब्रेकडाउन की फिनोमिना भी दो प्रकार की होती है, एक एवलांचे ब्रेकडाउन और एक जीनर ब्रेकडाउन। ये बाद में हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे इसको। लेकिन फिलहाल क्या हुआ कि हम लोग क्या देख रहे हैं कि इस पॉइंट से ओ से, मान लेते हैं अब इधर पी हम बना लेते हैं इधर, तो ओ से जब पी की तरफ बढ़ रहे हैं तो चेंज हो रहा है कि हम लोग रिवर्स वोल्टेज मींस जंक्शन के क्रॉस रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं। तो उसके कारण जो करंट मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? माइनॉरिटी के कारण मिल रहा है। वो थोड़ा थोड़ा रेस कर रहा है। मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे रिवर्स वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हैं वैसे वैसे कोवेलेंट जैसे जैसे बॉन्ड टूट रहे हैं वो उनके कारण इलेक्ट्रॉन होल्स एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस कर रहे हैं इस डिप्लीशन लेयर के कारण, क्योंकि माइनॉरिटी करंट को सपोर्ट कर रहा है। अब क्या हुआ कि जैसे ही एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर हम जाएंगे तो सडनली सभी के सभी कोवेलेंट बॉन्ड्स जो है ब्रेक करना शुरू कर जाएंगे, और बहुत लार्ज नंबर में ब्रेक करेंगे। जब लार्ज नंबर में ब्रेक करेंगे तो लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर भी क्रिएट हो जाएंगे, और जब लार्ज इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे उनके लिए जो जंक्शन पर बैरियर बना हुआ वो ऑलरेडी फेवरेबल कंडीशन में है। तो ये इलेक्ट्रॉन होल्स तुरंत एक साइड से दूसरे साइड क्रॉस करना शुरू करेंगे, और इसके कारण हमें करंट की वैल्यू बहुत तेजी से बढ़ती हुई मिलेगी। तो एक ऐसा वोल्टेज जिस पर करंट की वैल्यू सडनली कर जाती है, दैट इज कॉल्ड ब्रेकडाउन वोल्टेज। मींस इन रिवर्स बायस कंडीशन, जैसे पूछा जाता है डेफिनेशन कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेकडाउन वोल्टेज, मींस व्हाट यू मीन बाय ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है बताइए जरा इसमें। तो आप बताओगे कि जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस कंडीशन में यूज करते हैं, मींस when a PN junction diode is used in a reverse bias condition, then the reverse voltage at which reverse current increases rapidly is called breakdown voltage. Means the particular voltage at which reverse current increases rapidly is called breakdown voltage. यह है कंसेप्ट ब्रेकडाउन वोल्टेज का, राइट। ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है? तो इस तरह से हम लोगों ने क्या डिस्कस किया कि फॉरवर्ड बायस कंडीशन में क्या होगा, रिवर्स बायस कंडीशन में क्या होगा, फॉरवर्ड और रिवर्स के ग्राफ में क्या डिफरेंसेस है उसको भी मैंने देखा। और इसी तरह से एक देखो अभी मैंने छोड़ दिया था, यहां पर जो पॉइंट होता है ना, इस पॉइंट को, इस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज कहते हैं। नी वोल्टेज मींस फॉरवर्ड बायस कंडीशन में नी वोल्टेज होता है, जैसे हमने इसको ब्रेकडाउन वोल्टेज कहा यहां पर, तो इसको नी वोल्टेज करते हैं। तो ये नी वोल्टेज क्या होता है तेरा? तो नी वोल्टेज का मतलब होता है कि जब हम किसी पीएन जंक्शन डायोड को फॉरवर्ड बायस कंडीशन में यूज कर रहे हैं तो एक ऐसा फॉरवर्ड वोल्टेज जिसके बाद करंट की वैल्यू बढ़ने लगती है, तेजी से बढ़ती है। तेजी से बढ़ने का मतलब क्या, स्मॉल चेंज इन वोल्टेज करते हैं तो लार्ज चेंज इन करंट मिलता है। तो ऐसे कंडीशन को, ऐसे वोल्टेज को ही हम लोग नी वोल्टेज मींस द फॉरवर्ड वोल्टेज एट विच करंट इंक्रीजेज रैपिडली देन वोल्टेज इज कॉल्ड नी वोल्टेज। और नी वोल्टेज को ही हम लोग 0.7 वोल्ट के रूप में लेते हैं। तो एग्जाम में कभी दे दिया, क्वेश्चन में दिया गया कि किसी पीएन जंक्शन डायोड के लिए नी वोल्टेज इतना है, तो इसका मतलब बैरियर वोल्टेज वीबी की वैल्यू आपको मिल चुकी है, ठीक है ना। वैसे ही रिवर्स बायस कंडीशन में आपको क्या दिया जाता है, रिवर्स बायस कंडीशन में आपको दिया जाता है ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में भी मैंने डिस्कशन कर लिया, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पूरा का पूरा जो है स्टैटिस्टिक को एटलीस्ट समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो बताइए उसको। इसके बाद हम लोग इसी पॉइंट और डिस्कस करेंगे कि जैसे यहां पर दिखा हमने फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, तो यहां पर हम लोग रिवर्स रेजिस्टेंस की बात करेंगे। रिवर्स रेजिस्टेंस की बात करेंगे, रिवर्स रेजिस्टेंस क्या होगा, तो वही सिंपल चीज है। ऐसे ही आपको ग्राफ पॉइंट यहां पर दिए जाएंगे, ग्राफ दिए जाएंगे, बनाए जाएंगे। इस पर पॉइंट्स जो इस एक्स एक्सिस पर निगेटिव एक्सिस है, निगेटिव वाई एक्सिस है, इस पर आपको वोल्टेज और करंट की वैल्यू भी रिस्पेक्टिवली देंगे। तो आप क्या करोगे कि इसके कोई दो पॉइंट को ले लोगे, दो पॉइंट को, और दोनों
पॉइंट के करस्पॉन्डिंग वोल्टेज निकाल लोगे, दोनों पॉइंट के करस्पॉन्डिंग करंट निकाल लोगे, वही चेंज होगा यहाँ पर भी V2 अपन I2 माइनस I1, तो आपको रिवर्स रेजिस्टेंस मिल जाएगा। अब देखो यहाँ अंतर क्या आएगा कि पावर रेजिस्टेंस में देखो यहाँ पर जो न्यूमरेटर है इसका वह मिली एम्पियर के वोल्टेज के आर्डर का है, वोल्ट में है, और जो डिनोमिनेटर है इसका वो मिली एम्पियर में है, मीन्स 10 की पावर -3 का आर्डर। जब ऊपर जाएगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है किलो ओम में आएगा, मीन्स फॉरवर्ड रेजिस्टेंस किलो ओम में होगा, 10 की पावर 3 ओम के आर्डर का आएगा। जब रिवर्स में देखोगे तो ये तो वोल्टेज में है और ये वाला माइक्रो एम्पियर है, मीन्स 10 की पावर -6 है, ऊपर जाएगा तो यह मेगा ओम में आएगा। तो रिवर्स जो रेजिस्टेंस होता है उसका आर्डर क्या होता है, 10 की पावर 6 के आर्डर का होता है ना। तो ये आप समझे रहोगे क्यों आया ये, अगर हमारे ग्राफ को समझ लिए होगे अगर, और हमारे लेक्चर को समझ लिया होगा तो आपको समझ में आएगा कि फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्यों जो है, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस क्यों है जो 10 के पावर 3 किलो ओम के आर्डर का होता है, रिवर्स रेजिस्टेंस क्यों मेगा ओम के आर्डर का होता है। रीजन है माइनॉरिटी और मेजॉरिटी करंट का जो डायमेंशन आप देख रहे हो उसके हिसाब से आप इसको बात कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे ब्रेकडाउन वोल्टेज के बारे में, और इसके बाद देन पहले एप्लीकेशन बात करेंगे। जीनर डायोड के बारे में जब पढ़ेंगे तो हम लोग उसमें एवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन को भी डिस्कस करेंगे। देन हम लोग कल एप्लीकेशन पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में एप्लीकेशन में होगा रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर के बारे में पढ़ेंगे। उस पर बहुत से न्यूमेरिकल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और उसके डेरिवेशन को भी पूछे जाते हैं, राइट। तो हम लोग इसको अब डिस्कस करेंगे अपने अगले क्लास में। तो आज के लिए बस इतना ही।